चलो जी शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस और आप हो क्लास 11th वाले, है ना। अच्छा सुनो, पूछ लेना कोई प्रॉब्लम है तो, और आप लोग कमेंट में मतलब मैसेज कर लेना मुझे यार व्हाट्सएप पे। और हाँ यार, कोई एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैं जितने भी यूट्यूबर्स हैं कि पीछे किसी के मैसेजेस आए थे और किसी ने मुझे 2-3 बार मैसेज किए थे किसी चैप्टर को डालने के लिए पर्टिकुलरली, फिर उसने व्हाट्सअप भी किया था। उसने मुझे कम्प्लीटली परेशानी कर दिया, सर कब वीडियो डालोगे, कब वीडियो आ रही है। तो यार प्लीज़ ऐसा मत किया करो, प्रोफेशनल लाइफ में और भी काम होते हैं वीडियो डालने के अलावा, ठीक है। तो सर प्लीज़ बी पेशेंट से चलें। चलिए जी, मीनिंग पढ़ते हैं इंटरनेशनल बिजनेस, चैप्टर नंबर 10th पढ़ रहे हैं। और हम जा रहे हैं, मेरे पास बुक है कौन सी, क्या नाम है इसका, पूनम गांधी। चलो पूनम गांधी के साथ चलते हैं। सबसे पहले बात यह है कि इंटरनेशनल बिजनेस की अगर हम बात करें, देखो 3 चीज़ें, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और री एक्सपोर्ट, ये 3 चीज़ें आती हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। मतलब कोई भी कंट्री 2 तरीके का बिजनेस करती है, एक तो डोमेस्टिक बिजनेस हो गया और एक हो गया इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में 3 बातें अभी अभी हमने पढ़ी। इंपोर्ट आपको पता है कि जब हम कोई चीज़ खरीद के लाते हैं तो उसे हम इंपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो री एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, जब हम किसी देश से किसी और देश को भेजते हैं, किसी और देश का माल लेके आए और किसी और देश को बेचें। मतलब हाँ, मतलब ये हो गया कि आप लेके आए यूज़ करने के लिए नहीं, कंजप्शन के लिए नहीं, आपने खरीदा देन उसे किसी और को क्या कर दिया, सेल कर दिया। नेचर आते हैं, नेचर ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड इंटरनेशनल बिजनेस की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस की अगर नेचर की बात करें तो फीचर्स आ रहे हैं। और फीचर्स में सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 कंट्रीज़। देखो जब तक 2 कंट्री नहीं होंगी, कोई हमें बेचेगा नहीं, हम खरीदेंगे भी नहीं, या हम किसी को नहीं बेचेंगे तो कोई खरीदेगा भी नहीं। तो इस पॉइंट को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ये नॉर्मल एक रेगुलर पॉइंट है। किसी भी बिजनेस में 2 पार्टीज होना जरूरी है, परचेजर और सेलर। यहाँ एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, तो एक्सपोर्टर कंट्री हो गई और इंपोर्टर कंट्री हो गई, तो 2 कंट्री होनी चाहिए। पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, ये पॉइंट ठीक है, जनरल पॉइंट है, कोई नई बात नहीं है। अगर आप अमेरिका से खरीद रहे हो और अमेरिका वालों को रुपये थमाने लगो तो रुपये तो लेंगे नहीं, उनके लिए उसका कोई यूज़ तो है नहीं। तो कहने का मतलब है कि फॉरेन करेंसी में उसको हमें पेमेंट करना है तो उसे डॉलर में ही पे करेंगे, या किसी दूसरी कंट्री को पे करना है तो उसकी होम करेंसी में पे करेंगे, ठीक है। समटाइम डॉलर में बी द कॉमन करेंसी, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दूसरी वाली कंट्री अपनी होम करेंसी के बजाय डॉलर एक्सेप्ट कर सकती है, बिकॉज डॉलर क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में कॉमन करेंसी है, ठीक है। अब आता है प्रॉब्लम्स क्या क्या है इंटरनेशनल बिजनेस की। सबसे पहले लीगल प्रोसीजर बहुत लंबा है। अगर हम किसी गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो पहले आप उसको पैकिंग करो, फिर LUT और बॉन्ड फाइल होते हैं, वो फाइल करके टैक्स वैक्स पे करो। टैक्स वैक्स पे करने के बाद फिर उसका एग्जामिनेशन होगा, वहाँ पोर्ट पे लेके जाओ, वहाँ एग्जामाइन करेंगे, उसको पूरे को देखेंगे, चेक करेंगे पूरे गुड्स को, मतलब वो अनपैक्ड होगा। देन फिर उसे क्या करेंगे, रीपैक करेंगे, और उसके बाद फिर क्लियरेंस मिलेगा वहाँ से। और तो बहुत सारा प्रोसीजर है लंबा, ठीक है। उसके बाद है रिस्ट्रिक्शंस। कई चीज़ें ऐसी हैं कंट्री में, बहुत सारी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन है कि आप ये चीज़ दूसरी कंट्री को सप्लाई नहीं कर सकते, या आप दूसरी कंट्री से ये चीज़ें लेके भी नहीं आ सकते। तो अलग अलग इन्हें कहते हैं ट्रेड बैरियर्स, तो ट्रेड बैरियर्स भी हैं। उसके बाद है हाई रिस्क। बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो या आप कोई चीज़ इंपोर्ट करके ला रहे हो तो रिस्क तो है। इट मे बी पॉसिबल कि योर शिप मे बी संक इन अ सी, ऐसा हो सकता है कि आपका जहाज ही समुद्र में गोते खा जाए, है ना। तो कई बार ऐसा होता है, तो रिस्क है। उसके बाद है डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये अपने आप में कोई पॉइंट है नहीं वैसे, बट अगर बिजनेस के उसके लिए आप मार्क्स लेने के लिए आप लिख के आ सकते हैं। ये तो सिंपल सा पॉइंट है ना, आप किसी दूसरे कंट्री के साथ अगर बिजनेस कर रहे हो तो लैंग्वेज तो डिफरेंट होगी ना, हिंदी तो नहीं बोलेगा, ठीक है। उसके बाद है अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी। ये पॉइंट कहीं ना कहीं जायज़ है कि कई बार ऐसा होता है हमारा माल चला गया या हमने गुड्स खरीद लिया और कई बार फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट नहीं हो पाया आपका अमाउंट, या फिर आपने पहले कन्वर्ट करा के रख लिया, फिर जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन किया उस दिन का रेट कुछ और था,
या फिर आपने आज आपने ट्रांजैक्शन कर लिया, आप पेमेंट 10 दिन बाद करने गए, उस दिन का रेट कुछ और था, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी डिस्क्रिपेंसी है, ठीक है। तो ये दिक्कत, तो 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट, 5 लीगल प्रोसीजर, रिस्ट्रिक्शंस और हाई रिस्क, डिफरेंट लैंग्वेज, और एक क्या है फॉरेन करेंसी का, ठीक है, कन्वर्जन। ये हो गया। उसके बाद आता है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस, इनमें डिफरेंट क्या है। अगर मैं आपको देखूं, देखना अगर मैं पॉइंट पढ़ रहा हूं, आप देखना सारे के सारे पॉइंट, ऑल्दो हम डिस्कस कर चुके हैं। मीनिंग आपको पता ही है, इंटरनल ट्रेड का मतलब है जोग्राफिकल लिमिट में, मतलब इंडिया के अंदर अंदर आप सेल परचेज कर रहे हैं, और एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब हो गया आउट ऑफ द इंडिया। उसके बाद कंट्री इन्वॉल्व, यहाँ एक कंट्री सिंगल कंट्री और वहाँ 2 कंट्री। उसके बाद रिस्क, यहाँ रिस्क कम होता है, वहाँ रिस्क क्या होता है ज़्यादा होता है। उसके बाद करेंसी यूज्ड, यहाँ होम करेंसी में बात करते हैं, वहाँ फॉरेन करेंसी में बात करते हैं। उसके बाद प्रोसीजर इन्वॉल्व, क्या इंडिया में माल बेचने के लिए कोई प्रोसीजर है? नो। आप खरीदिए, ज़्यादा सामने वाला क्या करेगा, आपसे टैक्स लगाएगा, तो बात खत्म, कोई प्रोसीजर तो है नहीं, परमिशन तो लेनी नहीं है। लेकिन फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करने के लिए आरबीआई से बाकायदा परमिशन लगती है, ठीक है। उसके बाद है मोड ऑफ पेमेंट, ये हो ही गया, कैश में दे दो या चेक में दे दो, और यहाँ किस में जाएगा, या तो बिल ऑफ एक्सचेंज जाएगा या फिर बैंक के थ्रू आरटीजीएस और एनईएफटी किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है लीगल रूल एंड रेगुलेशन, इंडिया में क्या लगते हैं, नेशनल रूल रेगुलेशन लगते हैं, और वहाँ इंटरनेशनल लॉ लगता है। उसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंडिया के लिए क्या क्या चाहिए, रोड, रेलवे, और अगर बाहर की बात करें तो एयरलाइन और शिपिंग, एयर और सी, हाँ बिल्कुल। उसके बाद है कॉस्ट इन्वॉल्व, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, कम, चीज़ों को बनाने की लागत क्या होती है, कम, क्योंकि पता है उन्हें इंडिया में बेचना है। वहाँ जो चीज़ें बेची जाती है उसकी लागत क्या होती है, ज़्यादा। मैं आपको बार बार एक एग्जांपल देता हूँ कि इंडिया में हम जो चाय पीते हैं ना, उसका ग्रेड कुछ अलग है, हालांकि बोलनी नहीं चाहिए ऑनलाइन ये बात, क्योंकि कई सारी कंट्रीज़ में आजकल वीडियोस देखी जा रही हैं। अब मतलब इंडिया के अलावा भी तकरीबन 9 कंट्रीज़ में वीडियो मेरी देखी जा रही हैं आजकल, तो बोलनी नहीं चाहिए। बट बात ये है कि सच्चाई वही है, उसके पीछे कुछ रीजंस है। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, बोलने में इसलिए प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, हर कंट्री का ये हाल होता है कि कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट जिस गुड्स को करती है वो ए ग्रेड होता है, और होम करेंसी में जो गुड्स वो यूज़ करती है वो कहीं ना कहीं बी ग्रेड का होता है। रीज़न इसके पीछे यही है क्योंकि जब आप खरीद के लाओगे ना किसी दूसरी कंट्री से, अगर कोई बायर यहाँ भी आएगा तो उसे ए ग्रेड माल चाहिए, बी ग्रेड तो उसके यहीं पड़ा हुआ है, सही है। उसके बाद है कॉस्ट हो गया जी, उसके बाद है इफेक्ट ऑन फॉरेन रिजर्व, ये हो गया इंटरनल, जो इंटरनल ट्रेड है उसका फॉरेन रिजर्व पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और एक्सटर्नल ट्रेड का फ़र्क पड़ता है। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन रिजर्व इंक्रीज़ होता है, अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन रिजर्व डिक्रीज़ होता है, ये बात तो सबको पता है। उसके बाद आता है रीज़न फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, क्यों चाहिए हमें, क्यों हमें दूसरी कंट्रीज़ के साथ क्या करना है, बिजनेस करना है। इसको छोड़ो, चलो बुक को, तुम्हारे नज़रिए से क्या होना चाहिए? अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, ओके। फॉरेन एक्सचेंज का माल हमारी कंट्री में दाम, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इंक्रीज करने के लिए प्रॉफिट अर्न करना तो एक पॉइंट है ही, उसके साथ साथ एक पॉइंट ये भी है कि देखो हो सकता है ज़्यादातर चीज़ें हमें नेचर से मिली हैं, हाँ, नेचर की, और नेचर का अलग हिसाब है, डायनेमिक है, कहीं कोई चीज़ ज़्यादा होती है, कहीं कोई चीज़ ज़्यादा होती है। वही चीज़ अगर हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करने जाएंगे तो हमें महंगा पड़ेगा, कहीं दूसरी कंट्री से हम अगर उसे इंपोर्ट करेंगे तो हमें क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। तो पहला पॉइंट तो यही है। और फिर नेचर की चीजें वो हमारी बचेंगी भी, पेट्रोल वगैरह जैसे हम मिट्टी से खोद के निकालते हैं। दूसरा है प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, कई बार ऐसा होता है कि हमने क्या कर रखा है, हमने आउटसोर्सिंग कर दिया अपने काम को, मतलब हमारा काम, हमें लगता है यहाँ के जो लोग हैं वो काम ठीक से करके नहीं दे रहे, बाहर के लोग उस काम को बेहतर तरीके से करेंगे, तो हम उस काम को वहाँ आउटसोर्स कर देते हैं। तो कई सारे रीज़न है इसके पीछे। चले जी, अब आते हैं इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस, दोनों में क्या अंतर है। वैसे मैं तुम्हें बोलूँ, अभी थोड़ी देर पहले जो पढ़ा था कहीं ना कहीं सिमिलर है पॉइंट, चलो फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार।
पहला है नेशनलिटी ऑफ द बायर एंड सेलर, वही पॉइंट आगे देख लो वापस कि सेम कंट्री के वो अलग अलग कंट्री के हैं। स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर होते हैं इन्वेस्टर्स जो कंपनी में इन्वेस्ट करे बैठे, वहाँ 2 कंट्रीज़ के इन्वेस्टर लगे हुए हैं या सिंगल कंट्री के लगे हुए हैं। मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो कहता है कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करने जाते हो तो वहाँ की चीज़ें यहाँ आ रही हैं, सिंपल है, मोबिलाइज हो रही हैं वो आसानी से। उसके बाद कहता है कस्टमर हेट्रोजेनिटी अक्रॉस अ मार्केट, पूरी मार्केट में, मतलब अब यहाँ की बात कर लो, अब वहाँ की बात कर लो, कोई भी चीज़ ना आज उतनी ज़्यादा दूर नहीं रह गई हमसे। मार्केट में ईवे एक कंपनी है, वो फॉरेन के प्रोडक्ट डायरेक्ट डिलीवर करती है इंडिया में। फेडेक्स भी है, आप किसी भी, फेडेक्स है, आप किसी भी कंट्री से नहीं, जो वो तो वो है कुरियर पार्टनर, ईवे प्लेटफॉर्म है जैसे लाइक अमेजोन, अच्छा तो वो डायरेक्ट उस कंट्री से, आप उस कंट्री की करेंसी में पे कीजिए, आपको वहीं से डायरेक्ट आ जाएगा वो माल। सही है। चाइना वालों ने भी कोई वो खोला, वो मुझे याद नहीं आ रहा है उसका क्या नाम है, चीप मार्केट या बेस्ट मार्केट का कुछ ऐसा ही नाम। हाँ चलिए जी। उसके बाद कहता है डिफरेंस इन बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिस, ये बात तो सही है। हमारे यहाँ का जो बिजनेस सिस्टम है वो ट्रू एंड फेयर है, परफेक्ट है, इवन ज़्यादा परफेक्ट है। मतलब कहने का ये है कि जब आप अपनी कंट्री में बिजनेस करते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ें एडजस्ट की जा सकती हैं। लॉ एंड ऑर्डर आप यहाँ बेहतर तरीके से समझते हो तो आप उस तरीके से एक्शंस ले सकते हो। आप अपनी सेल करोगे विद इन द लिमिट, क्योंकि आपको लॉ एंड ऑर्डर पता है। अगर आपको लगता है कि 1000 रुपये का और माल बेचने से मेरे ऊपर टैक्स का बर्डन हो जाएगा तो आप उसको माल को बेचोगे नहीं, आप स्टॉक में रखोगे कि कोई फ़ायदा नहीं बेचने का। बट आप दूसरी कंट्री के साथ डील कर रहे हो तो आपको हर बात पता नहीं हो सकती, ज़रूरी नहीं कि आपको सारी बातें पता हो, तो कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत है। चलिए आते हैं। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट है पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क। देखो ये तो होता है जब आप ज्योग्राफिकल एरिया में बात करते हो तो वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मैंने आपको वो एक एग्जांपल दिया था ना, टाटा नैनो वाला, बंगाल में प्लांट नहीं लगने दिया था, वो सारा का सारा पॉलिटिकली तो खेल है। पॉलिटिक्स जो होम बिजनेस होता है, डोमेस्टिक बिजनेस है, उसमें ज़्यादा है, और जो रिस्क है वो इंटरनेशनल में ज़्यादा है। ठीक है। उसके बाद है बिजनेस रेगुलेशन एंड द पॉलिसीज़। ये भी फ़र्क, इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि जब हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने जाते हैं तो हमें रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है कि अगर आप विदेश से आ रहे हो तो आप इतने से ज़्यादा नहीं लेके आ सकते, इतना लेके आओगे तो इतना लगेगा, उसके ऊपर कस्टम इतना लगेगा। तो हर चीज़ का रूल परफेक्ट है। यहाँ तो कहीं से कहीं तक कुछ भी बेच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है करेंसी यूज इन बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये रिपीटेटिव पॉइंट है। बेनिफिट क्या है बताना जी। देखो अभी जो 2 मिनट पहले मैं पढ़ के आया था ना रीज़न, वो सारे के सारे बेनिफिट में भी काउंट होते हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव बात रीज़न नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना आप अपने एग्जाम के लिए। अगर आपने रीज़न लर्न कर लिए और बेनिफिट नहीं किए तो वो सिमिलर होंगे, क्योंकि कोई भी नेगेटिव बात, बेनिफिट का मतलब पॉजिटिविटी, तो कोई भी नेगेटिव पॉइंट रीज़न नहीं होता। ठीक है, सारे पॉजिटिव पॉइंट होंगे तभी वो उसके रीज़न नहीं कि ऐसा होना चाहिए। तो आते हैं, मैं जस्ट हेडिंग देख के चला जाता हूँ। पहले देश को क्या फ़ायदे हैं, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हम डिस्कस कर चुके। उसके बाद है मोर इफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। थोड़ी देर पहले मैंने लेबर वाला पॉइंट लिया कि अगर हमें लगता है हमारे यहाँ के लोग काम नहीं कर रहे तो हम बाहर के लोगों को वो काम असाइन करके उनसे काम बेहतर तरीके से करा सकते हैं, रिसोर्सेज का यूज़ हो सकता है। उसके बाद है इम्प्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। कहीं ना कहीं अगर कंट्री में, देखो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से एक चीज़ तो क्लियर होती है कि कंट्री में ग्रोथ इंक्रीज होती है कहीं ना कहीं। अगर अदर कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है तो कहीं ना कहीं क्या होती है, कंट्री की ग्रोथ इंप्रूव होती है और हर एस्पेक्ट में इकोनॉमी ऊपर जाती है। सही है, फॉरेन रिजर्व इंक्रीज होती ही होती है। उसके बाद कहते हैं इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये सिंपल पॉइंट है, आपको भी पता है। अब इंडिया में ब्रांडेड आप पहन के चल रहे हो तो लोगों का स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं तो इंक्रीज हो ही रहा है, या फिर जो लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके पास करेंसी आ रही है, बाहर से पैसा आ रहा है तो उनका लिविंग स्टेटस बढ़ रहा है। उन्होंने जिन लोगों को नौकरियाँ दे रखी हैं उनका लिविंग स्टेटस बढ़ रहा है।
प्रोस्पेक्ट फॉर हायर प्रॉफिट, ये अभी हो गया, थोड़ी देर पहले बोला था उसने शायद। इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये बिल्कुल पॉइंट किसके साथ इंटर रिलेटेड है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मोर इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, दोनों सेम पॉइंट है, दोनों क्या है, एकदम सेम पॉइंट है। प्रोस्पेक्ट फॉर ग्रोथ अभी बात की थी 2 मिनट पहले। वे आउट फ्रॉम इंटेंस कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट, ये पॉइंट ठीक है कि डोमेस्टिक मार्केट में अगर आप बेच रहे हो तो बहुत कंपटीशन है, बट इंटरनेशनल मार्केट में हो सकता है आपका कोई कंपटीटर ही ना हो। ऐसा 0% ही सही हो सकता है कि आपका कहीं कोई कंपटीटर ना हो, बट अगर हुआ तो कितना बढ़िया रहेगा, तो आप अपनी क्वालिटी भी बढ़ा सकते हो, मजे आ गए ना फिर तो। उसके बाद कहता है कि इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन, तो आप 2 चीज़ें होती हैं, मिशन और विजन। मिशन का मतलब होता है कि हमें ये काम करना है, और विजन का मतलब होता है हम खुद को कहाँ देखते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर फॉरेन कंट्रीज़ के साथ डीलिंग कर रहे हो तो आपका जो विजन है वो सेट है कि मुझे अपनी मार्केट को इंटरनेशनली क्या करना है, एक्सपेंड करना है। उसके बाद कहता है मोड ऑफ एंटरिंग इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस, कैसे कैसे आप एंटर कर सकते हो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। उसके बाद एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग, एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले जब हम माल भेजते हैं, ये बुक से कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, एकदम सिंपल ना लेमन लैंग्वेज में सीखो कि जब हम माल भेजते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, सामने वाला, हमने कहीं ऐड देखा होगा, हमने ऐड देखा होगा कि जो चीज़ मैं बेचता हूँ ना वो किसी दूसरी कंट्री में किसी को चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा जी मैं बेच रहा हूँ, तो वो ये बोलेगा ना भाई अपना माल का सैंपल भेजो और रेट भेजो, इसको बोलते हैं कोटेशन भेजना। क्या भेजना, कोटेशन भेजना। तो सबसे पहले कोटेशन भेजते हैं या रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी भेजते हैं, ठीक है। उसके बाद जब उसने देख लिया, उसको पसंद आ गया, तो वो क्या करेगा, हमें ऑर्डर करेगा, तो रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर हो गया और इंटेंड। उसके बाद क्या होगा कि अब हमें क्या करना होगा, अब उससे श्योर करना होगा, भाई देखो ऑर्डर आ गया, माल भेज दूंगा, पेमेंट की गारंटी क्या है, तूने माल ले लिया पेमेंट ही नहीं किया तो पेमेंट की गारंटी को क्या करना है, फिर हमें सिक्योर करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना है, कहाँ से, गवर्नमेंट से, ठीक है, अथॉरिटी से लाइसेंस लेना है। फिर IEC नंबर लेना है हमें उससे, ठीक है, जो एक्सपोर्ट के लिए प्रॉपर लाइसेंस नंबर होता है, ठीक है, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस अथॉरिटी से हमें क्या मिल जाएगा, उसका नंबर मिल जाएगा, वो वहाँ से लेना है हमें। उसके बाद RCMC मिलता है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, उसे वो लेना होगा हमें, ठीक है। कहाँ से, एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल से, जो इंडिया में बनाई हुई है, हर एक के लिए ना मिनिस्ट्री बना रखी है कि वो एक्सपोर्ट को ही प्रमोट करेगी, कि आपके सारे के सारे मैटर ये देखेगी। तो वहाँ से हमें क्या लेना होगा, RCMC लाइसेंस लेना होगा, ठीक है। या तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल देगी, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन देगी, या एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनमें से कोई एक देगी, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के साथ, कि मैं ये माल भेजने के लिए लायबल हूँ और मैं इतने टाइम पे उस बंदे को ये माल क्या कर दूंगा, डिलीवर कर दूंगा, तो गारंटी होगी अपनी तरफ से। फिर प्री शिपमेंट फाइनेंस, माल भेज दूंगा भाई, पहले कुछ एडवांस तो दे दे, दैट इज कॉल्ड प्री शिपमेंट फाइनेंस, थोड़ा सा पैसा ले लिया, ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स, उसने कहा कि ठीक है पैसे आ गए, फिर उसके माल को बनाना स्टार्ट करो, क्या करो, उसको प्रोड्यूस करो, और प्रोड्यूस है तो प्रोक्यूर करो, प्रोक्यूर मतलब उसके लिए निकाल के रखो जो भेजना है आपको। उसके बाद शिपमेंट मतलब शिपिंग करने से पहले उसको इंस्पेक्शन होगा गुड्स का, कि बराबर गुड्स है वही जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है। उसके बाद कंसाइनमेंट बाइज इंस्पेक्शन, जो इंस्पेक्टर होता है ना एक्सपोर्ट काउंसिल का, वो सब चीज़ को, ये आपने वो किया इंस्पेक्ट किया, वो उसको अपने तरीके से क्या करेगा, पूरे का इंस्पेक्शन करेगा कि कोई हैजार्डियस नेचर का माल तो नहीं जा रहा, ड्रग्स तो नहीं भेज रहे, लोगों को तो सप्लाई नहीं कर रहे आप बक्सों में भर भर के, सही है। उसके बाद है फिर क्वालिटी कंट्रोल चेकअप होगा उसका, कि उसकी क्वालिटी कैसी है माल की। पता लगा आपने यहाँ से भेजा था दूध, वहाँ जाने के बाद मट्ठा बन गया,
तो बन ही जाएगा, इतने दिनों में पहुंचेगा। उसके बाद है सेल्फ सर्टिफिकेशन, कहता है उसको जो ISO 9000 और 2000 सर्टिफिकेट जो होते हैं ना वो मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट गुड्स के थ्रू। उसके बाद गुड्स पे ना एक्साइज ड्यूटी लगती है, अभी नहीं लग रही है, अब जीएसटी लगता है। अब तो क्या लगता है, जीएसटी लगता है, पहले एक्साइज लगती थी। और एक्साइज लगती है प्रोडक्शन पे, कि आपने जो प्रोडक्शन किया उस पे ड्यूटी लगेगी, तो एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट करोगे तभी गेट के बाहर निकलेगा माल गेट के बाहर आपकी फैक्ट्री के तब निकलेगा जब आप एक्साइज ड्यूटी पे कर दोगे। फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना पड़ता है कि आपको किस जगह से कहाँ से जा रहा है माल, किस कंट्री से जा रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। उसके बाद है रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस, फिर वहाँ जाओ, वहाँ बुक कराओ जगह कि शिप रोज़ तो जाते हैं नहीं, जाएगा 15 दिन में डॉक जाएगा या 10 दिन में जाएगा, तो वहाँ आपको अपना स्पेस बुक कराना होगा कि मेरा इतना माल इसमें जाना है, ठीक है। अब देख लो कितना बड़ा हेजल है, मुझे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि जो प्रोसीजर है ना बहुत लेंदी है इंटरनेशनल ट्रेड में, अब आप देख ही रहे हो। उसके बाद है पैकिंग और फॉरवर्डिंग, इंस्पेक्शन हो गया, सब हो गया, टैक्स पे हो गया, जगह बुक हो गई, फिर उसे पैक करके क्या कर दो, भेज दो। गुड्स का क्या कराना है, इंश्योरेंस कराना है कि रास्ते में ख़राब हो गया, डूब गया, बह गया, तो उसको पहले इंश्योर्ड करके भेजेंगे। उसके बाद जब वहाँ पहुँच जाएगा तो फिर शिपिंग बिल मिलेगा, उससे पहले कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी, शिप में लोड होने से पहले। शिप, हाँ, शिप में तब तक लोड नहीं होने जब तक कस्टम ड्यूटी पे नहीं कर दोगे, तो वहाँ कस्टम ड्यूटी क्या करनी होगी, पे करनी होगी। कस्टम ड्यूटी अभी भी है, हाँ, कस्टम ड्यूटी तो पहले भी थी और अभी भी, कस्टम ड्यूटी खत्म नहीं हुई है, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि जब आपने गुड लोड कर दिया शिप में, तो जो कैप्टन होता है शिप का वो आपको एक मेट रिसिप्ट देगा कि हाँ आपका माल यहाँ है, हमने रिसीव कर लिया है, सही है। उसके बाद आप क्या करोगे, पेमेंट, फ्रेट और इंश्योरेंस और बिल ऑफ लेडिंग, इस सब का पेमेंट कर दोगे, इंश्योरेंस का, किराए भाड़े का, सबका पे कर दोगे। फिर आप इनवॉइस प्रिपेयर करोगे उस पर्सन के लिए, भाई माल के साथ इनवॉइस भी जाएगा ना। आपने देखा जब आपके पास कोई पैकेट आता है तो उस पर इनवॉइस छपा हुआ आता है कि नहीं आता। उसके बाद आप पेमेंट की बात करोगे सामने वाले से, या तो उससे क्या ले लोगे, ड्राफ्ट ले लोगे, या फिर आप एक्सेप्टेंस ले लोगे, BR वगैरह ले लोगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा किसका प्रोसीजर है, एक्सपोर्ट का, ठीक है। अगर इंपोर्ट के प्रोसीजर की बात करें तो जस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या है, मिलता जुलता। तो टोटल कितने पॉइंट थे, 17 पॉइंट है टोटल, ठीक है, एक्सपोर्ट करने में। और एग्जाम में अगर आता है तो आप एक भी पॉइंट मिस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्किप एनी पॉइंट, भूल कर भी। फिर तो ऐसे होगा कि आपका माल बना है नहीं, आपने शिप में लाद दिया, यही होगा ना। तो उसके बाद अगर इंपोर्ट प्रोसीजर की बात करें, नहीं इंपोर्ट छोटा है, हाँ ये टॉपिक थोड़ा भारी है, और मैं इंपोर्ट प्रोसीजर और करा दूँ, उसके बाद बाइंड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंपोर्ट प्रोसीजर, थोड़ा तेज़ी के साथ जाता हूँ। चलो, सबसे पहले ट्रेड इंक्वायरी। जब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो उस चीज़ के रिगार्डिंग पहले इंक्वायरी करते हो, अलग अलग जगह, क्या वो प्रोडक्ट है, कैसा है, कौन उसका सप्लायर है। इंपोर्ट करके ला रहे हैं, देखो विदेश से खरीदने की बात कर रहे हैं, खरीदने चल रहे हैं। फिर प्रोक्यूरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, फिर हमें क्या करना होता है, डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड से, DGFT से इंपोर्ट करने का लाइसेंस लेना होता है। एक्जिम से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो बना रखी है ना बैंक, एक्जिम है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, उससे उसकी पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए हमें क्या मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज लेंगे, अपने रुपीज़ को कन्वर्ट कराएंगे, RBI के पास रखेंगे और उससे बदले में क्या देंगे, डॉलर या जो भी करेंसी है, और उसको पेमेंट के लिए फॉरेन करेंसी लेंगे। फिर ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर प्लेस करने के बाद लेटर ऑफ क्रेडिट ऑब्टेन करेंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि मैं इस चीज़ को, अगर मुझे ये माल मिलता है तो मैं उसे पेमेंट करने के लिए लायबल हूँ, लायबिलिटी एक्सेप्ट करना। उसके बाद हो जाएगा अरेंजिंग ऑफ फाइनेंस, पैसे की बंदोबस्त, मतलब वहाँ तक करके
तैयार करो। फिर शिपमेंट की जो रिसिप्ट आएगी वो आपको आएगी कि इस शिप में आपका क्या आ रहा है, माल आ रहा है। उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट, इसका मतलब है कि वहाँ से जब वो चलेगा शिप कि यहाँ से माल क्या कर दिया है, भेज दिया है। उसके बाद माल आपका आ जाएगा अराइवल, गुड्स जैसे ही आ जाएगा। इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, ड्राफ्ट भी हो सकता है, ठीक है, एक्सेप्टेंस भी हो सकती है। फिर गुड्स क्या हो जाएगा, आ जाएगा आपके पास। जैसे ही गुड्स आएगा डॉक पे उतरेगा, आप पहले उसकी एंट्री कराओगे, ठीक है, उसकी क्या कराओगे, एंट्री कि मेरा माल आया है। कस्टम क्लियरेंस करोगे, कस्टम ड्यूटी वगैरह क्या करोगे, उसकी पे करोगे। फिर आपके पास दो रास्ते हैं, या तो उसी दिन उठा के अपने घर ले जाओ, या तो जो उन्होंने वेयर हाउस बना रखे हैं वहाँ रख दो और उसका किराया पे करो। और जब जब आपका वो हो तब आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से क्लियरेंस करा के लेके जा सकते हैं। तो ये था क्या, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रोसीजर। अगली बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड सी यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।